मैं इस वक्त अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं एमबीबीएस डॉक्टर था और पिछले 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद थकन से मेरा बुरा हाल था। मैं अब फारिग होकर घर जाने लगा। अचानक से अस्पताल में शोर मच गया और सब डॉक्टर्स और नर्सें तेज़ी से भागने लगी। मैंने घबरा कर अपने साथी से पूछा कि क्या हुआ, तो वो भी ना समझे से कंधे उचकाकर बोला कि जाकर देखते हैं। जितने शोर अस्पताल में होने लगा था, लगता है कोई बड़ा हादसा हुआ है। एम्बुलेंस की आवाज़ों पर हम दोनों परेशान हो गए। अस्पताल के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गए। वैसे तो हम डॉक्टर थे और ये रोज़मर्रा का काम था। अक्सर ऐसे तेज़ी में म, मरते मरीजों को अस्पताल में लाया जाता था और जब किसी को रोड पर हादसा होता या जख्मियों की तादाद देखकर हम घबरा जाते थे, क्योंकि अभी हम इस काम में नए थे और हमारा दिल इन हादसात का आदी नहीं था। इस वक्त भी मैं अपने दोस्त के साथ तेज़ी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था। हम अस्पताल के बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचे तो 5 एम्बुलेंसें तेज़ी से नौजवान लड़कों की लाशों को उतार रही थीं। नौजवान लड़कों को एक साथ मौत की मुंह में देखकर हमारा दिल धक से रह गया। हर तरफ से चहमगोइयाँ होने लगी और पता चला कि इन लड़कों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाई गई हैं। इनमें से कुछ लड़कों के लवाहिकीन भी साथ थे और बुरी तरह से चीख कर रो रहे थे। मैंने अपने साथ से गुजरती हुई स्ट्रेचर पर पड़े लड़के की लाश देखी और अफसोस से सर हिलाया। यकीनन कोई हादसा हुआ था कि एक ही जगह से 5 नौजवान लड़कों की लाशें बरामद हुई थी। मैं और मेरा दोस्त वहां से जाने लगे जब हमारे एक सीनियर डॉक्टर ने हमें देखकर अपनी तरफ बुलाया। मैं इस डॉक्टर के पास गया। वो हमारे प्रोफेसर थे और मेडिकल के दौरान इन्होंने हमें ऑपरेशन और इलाज सिखाया था। वो बहुत परेशान लग रहे थे और मुझसे बोले कि हमें इस वक्त 5 लाशों का एक साथ मुआयना करना है और इसके लिए आप दोनों का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप हमारी मदद कर सकें। मैं अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ था, इसलिए फ़ौरन इनके साथ हुआ। मैं अपने दोस्त को साथ लिया और डॉक्टर के साथ चल पड़ा। वहाँ 2-3 और डॉक्टर मौजूद थे। लाशों का मुआयना करना कोई आसान काम ना था, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। अपनी मेडिकल की तालीम पूरी करने के दौरान ऑपरेशन को पूरी तवज्जो दी थी, क्योंकि मुझे में एक लगन थी कि मुझे इंसानों को बचाना है, मगर एक मुर्दा वजूद का मुआयना करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा था। जब से मैंने इस अस्पताल को ज्वाइन किया था, आज पहली बार मुझे बाकायदा एक डॉक्टर के तौर पर इस काम में हिस्सा लेना था और अभी से मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरा दोस्त मेरी कैफियत समझते हुए मुझे समझाने लगा कि जैसे तुम एक मरीज़ का ऑपरेशन करते हो, ये कोशिश करते हो कि तुम्हें इसकी ज़िंदगी बचानी है, ऐसे ही मुआयना करते हुए ये कोशिश करना कि हमें हर हाल में इसकी मौत की वजह जाननी है। मैं दोस्त की बात पर चौंक गया और समझ कर सह हिलाया। वो मेरे साथ चलते हुए बोला कि ये लड़के तकरीबन हमारी ही उम्र के होंगे। न जाने इनके घर वालों की क्या हालत होगी। यकीनन वो चाहते होंगे इनके बेटों का नाहक कत्ल करने वालों को जहन्नुम वासिल किया जाए। मैं संजीदगी से बोला कि पुलिस की तफ्तीश से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि इन 5 लड़कों ने आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया हो। मेरा दोस्त और मैं अलग अलग डॉक्टरों के पास खड़े हो गए। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर सारा सामान तैयार किया और मरे हुए लड़के की लाश के ऊपर से कपड़ा काटते हुए इसके जिस्म को बरहना किया। डॉक्टर साहब आए तो संजीदगी से मुआयना करने लगे। इनकी पूरी तवज्जो इस सर्द वजूद पर थी। मैं इनके साथ खड़ा था। मेरी घबराहट पर अब तजस्सुस हावी हो रहा था। मैं अपने दोस्त की बात सोच रहा था कि जाने इन लड़कों की मौत कैसे वाक़या हुई थी। मुआयने के दौरान डॉक्टर साहब अचानक ठिठक गए और लाश को हैरत से देखने लगे। न जाने इन्होंने लाश में ऐसा क्या महसूस किया था, वो बेयकीनी से मुर्दा लड़के को देख रहे थे। मैं चौंक गया, मगर मेरी तवज्जो लाश पर नहीं थी, इसलिए समझ नहीं पाया। फारिग होते ही डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने का इशारा दिया और ख़ुद रिपोर्ट तैयार करने लगे। मैं बाहर गया तो मेरा दोस्त बेचैनी से वहीं टहल रहा था। मैं परेशान से इसके पास गया, इससे पूछा कि क्या हुआ। वो घबरा कर बोला कि इन लड़कों में से एक लड़के की लाश का मुआयना करते हुए एक डॉक्टर अचानक सदमे से बैठकर बेहोश हो गए हैं। इस डॉक्टर को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है। मेरा दोस्त घबराया हुआ था। वो बोला कि लाशों में कुछ ऐसी बात ज़रूर है। मेरे साथ जो मौजूद डॉक्टर थे, मुआयने के दौरान इतनी बुरी तरह से ठिठके थे कि मैं चौंक गया, मगर तब सवाल करना मुनासिब न था, इसीलिए खामोश रहा। मगर जब बाहर निकला तो पता चला कि एक डॉक्टर तो लाश का जायज़ा लेते हुए अचानक से बैठकर बेहोश हो चुका है। अपने दोस्त की बात पर मैं भी चौंक गया, क्योंकि मेरे साथ मौजूद डॉक्टर इसी तरह इस लड़के की लाश को देखते हुए चौंके थे। मैं ठीक तरह से इसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। वैसे तो हम दोनों दोस्त फारिग हो चुके थे और हम घर जा सकते थे। डॉक्टर ने भी हमें यही कहा था कि तुम दोनों का शुक्रिया, अब तुम दोनों जा सकते हो, मगर हम अब तजस्सुस में मुब्तला हो गए थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हमें लड़कों की मौत की वजह जाननी है। दोस्त को भी मुझसे इत्तेफाक था। हम दोनों लाशों के लवाहिकीन
میں موجود ایک بوڑھی عورت کے پاس گئے۔ عورت سینہ پیٹ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ مرنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کی وہ دادی تھی۔ میں نے نرمی سے انہیں تسلی دی اور ان سے بولا کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں آپ کے پوتے کی موت کہاں اور کیسے واقع ہوئی؟ تو دادی نے روتے ہوئے کہا، میرا پوتا اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلی رات سے غائب تھا اور اب صبح اطلاع ملی کہ ایک مدرسے سے میرے پوتے اور 4 دوسرے لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ لڑکوں کے موبائل تھے، ان کے گھر والوں کو فون کیا گیا۔ میرا بیٹا اور بہو عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ میرے پاس تو احساسہ ہی میرا پوتا تھا۔ وہ بوڑھی دادی ہمیں اتنا بتا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرے دوست اور میں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کچھ سنبھل کر دادی سے بولا کہ کیا آپ کا پوتا مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ بات بہت قابل توجہ تھی۔ مدرسے میں پڑھتے ہوئے 5 لڑکوں کی اچانک موت ہو جانا واقعی کسی بڑے حادثے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ مگر دادی کے جواب نے ہم دونوں کو بری طرح سے چونکا دیا۔ وہ بولی کہ نہیں، میرا پوتا تو ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور میں نے اسے کبھی کسی مدرسے میں داخل نہیں کروایا تھا۔ ہم اس بات پر چونک کر حیرت زدہ ہو گئے۔ اگر اسے مدرسے میں داخلہ ہی نہیں کروایا گیا تھا تو وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ ہم دونوں مزید الجھتے جا رہے تھے۔ ہم نے صدمے سے نڈھال روتی ہوئی بوڑھی عورت کو زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلے آئے۔ اپنے دوست کی حیرت پر میں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یقیناً وہ لڑکا مدرسے میں اپنے کسی دوست کو ملنے گیا ہوگا۔ میرے دوست کو اتفاق ہوا یا نہیں مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں پہلی بار اس فرض میں شامل ہوئے تھے، اسی لیے غائب دماغ ہوئی اور الجھے ہوئے تھے، ورنہ شاید ان لڑکوں کی موت کی وجہ ہی جان لیتے۔ مجھے اپنی گھبراہٹ پر افسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں ٹھیک سے لاش پر توجہ نہیں دے پایا تھا۔ اس روز تو ہماری حیرت اور الجھن ہمیں کوئی سرا نہ ملا کیونکہ معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز بھی رپورٹ بنانے میں مصروف ہو چکے تھے اور پولیس بھی ہسپتال میں پہنچ چکی تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تھکن ہمارے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کام میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ گھر جانے تک میری نظروں کے سامنے اس لڑکے کی لاش گھومتی رہی تھی۔ میں حساس مزاج رکھتا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ میری والد کے بہت شوق اور اصرار پر مجھے اس فیلڈ میں آنا تھا اور آج پہلی بار اس شعبے میں ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میری والدہ نے پریشانی کی وجہ پوچھی مگر میں خاموش رہا۔ میں انہیں نہیں بتا پایا کہ میں اپنی ہی عمر کے 5 لڑکوں کی لاشیں دیکھ کے آیا ہوں جو کہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ مجھے تڑپ تڑپ کر روتی دادی کا بار بار خیال آ رہا تھا، اب وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ گھر میں ایک پورا دن آرام کرنے کے بعد اگلے ہی روز میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا، مگر اس روز ہسپتال جا کر مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ مجھے حیرت سے گنگ کر گئے۔ میں جب اپنے معمول کے مطابق ہسپتال پہنچا تو میرا دوست وہاں مجھ سے پہلے موجود تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ ہمیں جا کر کل بے ہوش ہو جانے والے ڈاکٹر کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ نہ جانے انہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ گھبرا گئے۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا، ان ڈاکٹرز کی تو پوری زندگی یہی کام کرتے گزری سی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے اسٹاف پر کسی مردے کا معائنہ کرنا سوار ہو گیا ہو یا میت دیکھ کر گھبرا گئی ہو۔ یقیناً بات کوئی اور تھی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور وہ وہاں موجود نہ تھے۔ ہمارے پروفیسر نے ہمیں بتایا کہ وہ ڈاکٹر تو کل ہی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ہم نے پریشانی سے پوچھا کہ ڈاکٹر کو کیا ہوا تھا اور اب وہ ٹھیک ہیں؟ تو پروفیسر نے ایک نظر ہم میں دیکھا اور پھر افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے کہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کل جو 5 لڑکوں کی لاشیں آئی تھیں ان میں سے ایک لڑکا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا دوست اور میں ساکت کھڑے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کیوں مردہ وجود کو دیکھتے ہی صدمے سے چیخ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر افسوس سے بولے کہ ایک جوان لڑکے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جب لاش کے چہرے پر نظر پڑے اور تب آپ کو پتہ چلے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس کے سامنے پڑا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ سن کر ہمیں افسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض تھا کہ ہم کسی مریض کا علاج کریں یا کسی لاش کا معائنہ کریں، لیکن یہ فرض کتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی اپنا ہی موجود ہو۔ ہم ڈاکٹر کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ اسپتال میں آنے والے مرحومین اور زخمیوں میں بعض اوقات ایسا ہی ہو جاتا تھا کہ ڈاکٹرز کے اپنے ہی گھر والے سامنے آ جاتے ہیں۔ کاش وہ لڑکا زخمی ہوتا تو شاید ڈاکٹر اسے زندگی کی طرف لانے کی ہر کوشش کرتا، مگر ان کی بے بسی یہی تھی کہ ان کا بیٹا فوت ہو کر ان کے سامنے آیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے سب اختیارات نکل چکے تھے، ان کے لیے یہی برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ان ڈاکٹر کا کل نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ ہوش میں آتے ہی چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کے لیے رو رہے تھے۔ ابھی ہمیں ان مرنے والے 2 لڑکوں کے بارے میں ہی پتہ چلا تھا۔ ایک لڑکا اپنی بوڑھی دادی کا واحد سہارا جبکہ دوسرا ڈاکٹر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ جانے باقی 3 لڑکوں کے گھروں کی کیا کہانی ہوگی، شاید ان میں سے ہی
ऐसे ही होंगे जो बहनों का इकलौता भाई और लाडला होगा, या फिर कोई ऐसा भी होगा जो घर से सौदा सर्फ लेने का कहकर निकला होगा, मगर मौत ने इन 500 लड़कों को एक साथ दबोच लिया था। अभी तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इनकी मौत कैसे वाक़या हुई है। मैंने डॉक्टर से हादसे की रिपोर्ट मांगना चाहिए, मगर मुझे ये बात मुनासिब ना लगी। यकीनन बेहोश होने वाले डॉक्टर और हमारे सामने बैठे प्रोफेसर बहुत पुराने साथी थे, और एक कुलीग होने के नाते वो भी अपने साथी और डॉक्टर के जवान बेटे की मौत पर बहुत अफसुर्दा लग रहे थे। मैंने महसूस किया कि वो उलझे हुए भी थे। मेरा दोस्त बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मानो या ना मानो, इन लड़कों की मौत के पीछे कोई ऐसी बात है जो इन सब डॉक्टर्स को उलझा गई है। अब मुझे भी यही लग रहा था, मगर ये जानना मेरे लिए फ़िलहाल नामुमकिन था, इसलिए मैं खामोशी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगा। मगर शाम के वक्त मेरा डॉक्टर दोबारा सामना हुआ तो मैंने इनसे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब की अकल किए गए मायने की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, क्योंकि 5 लड़कों की मौत की वजह पता चली। मेरे सवाल पर डॉक्टर साहब ने हैरत से मुझे देखा और खुशमगी नज़रों से घूरते हुए बोले, क्या तुम कल वहाँ मौजूद नहीं थे? फिर तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मौत की वजह क्या थी? मैं इनके सवाल पर गड़बड़ा गया। मैंने शर्मिंदगी से कहा कि कल मैं पहली बार मुआयने के लिए मौजूद था और बहुत घबराया हुआ था। मैंने अपनी घबराहट और परेशानी की वजह से बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि मैं भी लाशों का पूरी तरह से जायज़ा लूँ। इसलिए मैं समझ नहीं पाया मौत की वजह क्या थी, मगर अब मैं जानना चाहता हूँ। मेरे तजस्सुस देखते हुए डॉक्टर ने पहले तो मुझे थोड़ी देर अच्छी तरह डांट पिलाई और बोले कि अपनी हसासियत और नाजुक मिजाजी को डॉक्टरी के शोबे में एक तरफ रखना पड़ेगा। अगर कभी तुम्हें किसी लाश का अकेले मुआयना करना पड़ा तो तुम क्या करोगे? मैं शर्मिंदगी से सर झुका के खड़ा था। फिर डॉक्टर साहब ने गहरा सांस भरा और बोले कि इन 5 लड़कों की रिपोर्ट बिल्कुल एक ही जैसी है और 5 की मौत की वजह भी एक ही है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि इसे कत्ल कहें या तिब्बी मौत। ये बोलकर डॉक्टर साहब ने लड़कों की मौत की वजह बताई तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि 5 लड़कों की मौत एड्स की वजह से हुई थी। इन्हें एड्स होते ही अचानक मौत हो गई। मैं उलझ कर डॉक्टर को देखने लगा। वो बोले, हमारा काम यही जानना था, हमने ये सच पुलिस को बता दिया है। बाकी पुलिस तफ्तीश करके जान ले कि वो 5 लड़के क्यों मदरसे से बरामद हुए। इन्हें एड्स कैसे हुआ? मैंने डॉक्टर साहब से कहा, कैसी बात है तो हमें चाहिए कि इस मदरसे के तमाम लड़कों का टेस्ट किया जाए। अगर इनमें से कोई ऐसा लड़का हुआ जिसका एड्स का मरीज था, तो वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि एड्स के मरीज का एक नाखून भी अगर किसी सेहतमंद को लग जाए तो वो एड्स का शिकार होकर इसी वक्त मर जाता है। मेरी बात पर डॉक्टर साहब सर हिलाकर बोले कि तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर यहाँ एक बात हमको उलझा रही है कि 5 लड़कों की लाश किसी लड़कों के मदरसे से बरामद नहीं हुई, बल्कि 5 लड़के लड़कियों के मदरसे से मरे हुए मिले हैं। ये सुनकर मैं कितनी देर नासमझी और उलझन ज़दा सा डॉक्टर साहब को देखता रहा। इन 5 जवान लड़कों का लड़कियों के मदरसे में क्या काम था? वो वहाँ कैसे पहुँचे और वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें एड्स हुआ और वो मौके पर मर गए? मैंने जब डॉक्टर से शोबा ज्वाइन किया था, ये मेरा पहला केस था जो मेरे लिए बहुत उलझा हुआ था, इसलिए मैं मुतजस्सिस और परेशान होना फितरी था। मगर डॉक्टर साहब का इत्मीनान देखकर लग रहा था वो दिन में न जाने ऐसे कितने केसेस देखते रहते हैं। मैं फ़ौरन वहाँ से निकला और अपने दोस्त के पास पहुँचा, और मैं जानता था कि मेरा दोस्त भी सच जानने के लिए बेचैन हो रहा है। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मैं इसे चाय के लिए बुलाया और एक तरफ ले जाकर सारी बात बताई। वो ये सुनकर हैरत ज़दा हुआ और बोला कि पुलिस तो शायद अब तक तफ्तीश करके जान गई होगी कि इन 5 लड़कों की मौत वहाँ कैसे हुई थी। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें पुलिस से पूछना चाहिए। मैंने कहा कि पुलिस के पास जाकर मामले की खोज करना मुनासिब नहीं होगा। हम डॉक्टर हैं और हमारा जो काम है वो हम कर चुके हैं, हमें पुलिस को तंग नहीं करना चाहिए। मगर अपने दोस्त को ये बात समझाते हुए मैं खुद भी अंदर ही अंदर उलझ रहा था। हम दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए, मगर 2-3 दिन गुजरने के बावजूद हमारा दिमाग वहाँ उस वाक़ये से निकल नहीं पाया था। मैं अक्सर बहाने से अपने सीनियर डॉक्टर से इन लड़कों के बारे में सवाल करता रहा। एक रोज़ डॉक्टर ने मुझे सख्ती से रोका और बोला कि हम डॉक्टर्स हैं और हमारे अस्पताल में ऐसी कई लाशें और मरीज़ आते रहते हैं, तो क्या तुम सबके पीछे पड़े रहोगे? तुम्हारा काम मरीज़ों पर तवज्जो देना है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, इसलिए जो गुजर चुका है इस पर तवज्जो मत दो। डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त थी, मगर मैं इन जैसा मेच्योर और समझदार नहीं था कि पिछली बातों से तवज्जो हटावा था। मेरे अंदर का तजस्सुस मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था, और कुछ ऐसे ही हाल मेरे दोस्त का भी था। हमारे बस नहीं चल रहा था कि हम किसी तरह से उड़कर पुलिस के पास पहुंच जाए और इनसे मामले की खोज करें। मैंने इंटरनेट पर मदरसों के बारे में बहुत सर्च किया, मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मौत के बारे में जान सकता। दारुल अमान हुआ, मदरसे हों या कोई भी शोबा हो, मैं इन सब को एक जैसा ही इनमें सब कुछ जैसा ही चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन 5 लड़कों को जानबूझकर मारा गया था।
लोगों को उलझाने और पुलिस की तवज्जो हटाने के लिए इन लाशों को लड़कियों के मदरसे में पहुंचा दिया गया था। मुझे मदरसे का नाम पता चला तो एक रोज़ मैं सादा लिबास में बहाने से इस मदरसे के सामने पहुंचा। मदरसे के बाहर एक चौकीदार मौजूद था। जब मैंने इससे चंद रोज़ पहले होने वाले हादसे के बारे में सवाल किया तो मुझे शक से देखने लगा। मैंने झूठ बोल दिया कि मरने वाले लड़कों में से एक लड़का मेरा बेहतरीन दोस्त था और मैं सिर्फ अपने दोस्त की मौत के बारे में जानना चाहता हूँ, वो लड़कियों के मदरसे में क्या कर रहा था। चौकीदार बोला कि यही सवाल सबके दिमागों में चल रहा है। वो बोला कि मैं पुलिस को पहले सब बता चुका हूँ कि जब मैं सुबह आकर मदरसे का दरवाज़ा खोला तब दरवाजे के बिल्कुल पास सामने ही इन पांचों की लाशें पड़ी हुई थी। मैंने इन्हें सोया हुआ समझ के हिलाने की कोशिश की और गुस्सा हुआ कि वो लड़कियों के मदरसे में क्यों आए थे, मगर जब मैंने जगाने की कोशिश की तो पता चला वो पांचों लड़के मर चुके थे। मैंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद जब मुझे खबर मिली कि इन पांचों लड़कों की मौत कैसे वाक़या हुई, मदरसे में कुछ भी ऐसा वैसा दिखाई नहीं दिया था जिसके अंदाज़ा लगाया जा सके वो वहाँ कैसे दाखिल हुए, कैसे इनकी मौत हुई। इस चौकीदार से मुझे कोई ख़ास बात पता नहीं चली थी। मुझे वापस आना पड़ा। मेरा दोस्त भी इस मामले की खोज में पड़ा हुआ था। जब कुछ दिनों के बाद मैं इस वाक़ये को मुकम्मल भूल चुका था, एक रोज़ मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया और मुझसे बोला, क्या तुम्हें याद है कि हमारे अस्पताल में 5 लड़कों की लाशें आई थी जिनके मौत एड्स से हुई थी। मैं अपने दोस्त के सवाल पर खिटक गया और बोला कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं इनकी मौत की वजह नहीं जान पाया था। मेरा दोस्त बोला कि मैं इनकी मौत की वजह जान चुका हूँ, इसलिए जल्दी आओ, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर पहुँचा। मेरा दोस्त मेरा ही मुंतज़िर था। वो मेरा हाथ पकड़ कर तेज़ी से अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बहुत अच्छे से बंद कर दिया। मेरे दोस्त को मशकूक हरकतों पर हैरान था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ रोज़ पहले मेरी अम्मी की एक कज़न हमारे घर आई। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी कि इनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। वो अम्मी से दरख्वास्त कर रही थी कि इनकी बेटी का इलाज अपने अस्पताल में करवाऊँ क्योंकि इनका माहौल बहुत पाबंद है, इसीलिए वो अपनी बेटी को अस्पताल में गैर मर्दों के पास इलाज के लिए नहीं ले जा सकती। मैं अपने दोस्त की बेतुकी कहानी पर उकता कर इसे देखने लगा और इसे टोक कर बोला कि तुम अपने कज़न का मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुम्हें इसका इलाज करवाने के लिए मेरी मदद चाहिए थी तो तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। मैं यहाँ सिर्फ इन लड़कों की मौत के बारे में जानने आया हूँ। दोस्त की गलत बयानी पर मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर मेरे दोस्त ने ज़िद होकर मुझे देखा और बोला कि खामोशी से बात सुनो, मैं इन्हीं लड़कों की मौत की वजह ही बताने वाला हूँ। मैं अपने दोस्त की बात पर खटक गया। एक बीमार लड़की का या मेरे दोस्त की खाला का लड़कों से क्या लेना देना था, मगर खामोश होकर सुनना पड़ा। मेरा दोस्त बोला कि मैंने अम्मी के कहने पर खाला से इनकी बेटी की सारी रिपोर्ट्स ली तो खाला ने मुझे कहा कि तुम हमारे घर आकर मेरी बेटी को चेक कर लेना और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे अस्पताल भी ले जाए जानना, मगर तुम्हारा सहारा रहेगा तो मैं अपने शौहर को मना सकूंगी, वरना मेरे शौहर पर्दे के सख्त पाबंद हैं और अपनी बेटी को किसी गैर डॉक्टर के हवाले नहीं करना चाहते। मैं खाला के इसरार पर इनके घर चला गया। जब इनकी बेटी का चेकअप किया तो मुझे हैरत का झटका लगा। वो लड़की हामला थी। मेरा दोस्त मजीद बोला कि मैंने खाला को बुलाकर पूछा कि क्या आपकी बेटी शादीशुदा है। हालांकि वो लड़की एक कम उम्र लड़की लग रही थी और शादीशुदा कहीं से नहीं लग रही थी। मेरे सवाल पर खाला और इनकी बेटी का रंग उड़ गया। खाला परेशानी से बोली कि नहीं, ये कमारी है। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैंने हैरत से खाला को बताया कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मेरी इस बात पर खाला की आंखें सदमे से फटने वाली हो गई, जबकि लड़की भी खौफजदा सी मुझे देखने लगी। जब से मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़की को और खाला को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, खाला ने घबरा कर अपनी बेटी को देखा और बोली कि ये तो घर से कहीं नहीं जाती और हमारे घर में भी कोई गैर महरम नहीं आता। मैं इस बात पर परेशान हो गया। खाला गुस्से से अपनी बेटी को देख रही थी। मैंने समझाया कि अपनी बेटी पर शक ना करें, आजकल हर जगह भेड़िए घूम रहे हैं। मुझे लगा कि शायद किसी ने लड़की के साथ नासमझी में इसके साथ ज्यादती कर डाली थी। ये मामला मेरे लिए उलझ सा गया था। वो लड़की बहुत पाकीज़ा और मासूम लग रही थी और घर से कभी कहीं नहीं जाती थी। मैंने खाला को मशवरा दिया कि खाला अपनी बेटी की शादी कर दें। दोस्त की बात पर मैं उलझ गया तो वो बोला कि मैंने ये मशवरा दिया तो खाला बोली मैं इसकी शादी किसी से नहीं कर सकती। जब मैंने हैरत का इजहार किया तो खाला ने मुझे बताया कि मेरी बेटी को एड्स है। जब हमने पहली बार इसका डॉक्टर से चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने बताया था कि इस बच्ची को एड्स है। इसे तबी तौर पर यह बीमारी लगी है, लेकिन इसे अब बहुत एहतियात से रहना होगा। इसे लोगों से कम मिलना होगा क्योंकि एड्स के मरीज़ बहुत ख़तरनाक होते हैं। इनकी वजह से किसी को थोड़ा सा ज़ख्म हो जाए तो वो बंदा एड्स से मर जाता है। खाला बोली कि इस रोज़ के बाद मेरी बेटी कमरे में बंद होकर रह गई है। ना मैं इसे कहीं ले जाती हूँ और ना किसी से मिलने देती हूँ। मैं खुद भी दूर से ही खाना देती हूँ।
मेरा दोस्त बोला कि मैं इस बात पर उलझ गया था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुतज़ादी तौर पर हमला हुई हो। किसी ने तो इसके साथ ज़्यादती की होगी। मेरे पूछने पर खाला ने मुझे बताया कि हमारी बेटी आलमा बन रही है और इसे मैंने अपनी एक दोस्त के मदरसे में दाखिल करवाया हुआ है। जब वहाँ से सारी लड़कियाँ पढ़कर चली जाती हैं तो शाम को तालीम लेने के लिए मेरी बेटी इस मदरसे में अकेली जाती है। मेरी दोस्त ने इस मदरसे का नाम बताया तो मैं चौंक गया, क्योंकि ये वही मदरसा था जिसमें वो 5 लड़के मरे हुए मिले थे। मेरा दोस्त बोला कि इसके बाद मैं किसी हद तक मामला समझ चुका था। मैंने जब खाला की गैर मौजूदगी में इनकी बेटी को इत्मीनान दिलाया कि मैं इसकी बात को राज में ही रखूंगा, तो वो रोकर मुझे बताने लगी। मैं एक शाम मदरसे में पहुंची तो मेरी पाची, जिनका घर मदरसे की बिल्कुल साथ ही था, इन्हें घर से फ़ोन आया कि इनके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। बाजी मुझे थोड़ी देर के लिए मदरसे में छोड़कर अपने घर चली गई। मैं मदरसे में अकेली रह गई थी। वो 5 लड़के मदरसे में दाखिल हुए। वो लड़के किसी घर में चोरी करके भागे थे, मगर किसी पुलिस वाले का, और वो किसी पुलिस वाले का घर था। और जब पुलिस वाले का अमला पहुंचा तो लड़के पुलिस के डर से भागकर मदरसे में पहुंचे और छुप गए। मदरसा बिल्कुल खाली था। लड़कों ने जब वहाँ पर मुझे अकेला देखा तो इनके ऊपर शैतान हावी हो गया और इन पांचों ने बारी बारी मिलकर मेरे साथ ज्यादती की। मैं अपने दोस्त की बात पर मुतासिफ हुआ। मेरा दोस्त बोला कि मेरी खाला की बेटी पूरी तरह रो रही थी। वो बोली कि बाजी अपनी बेटी को लेकर अस्पताल चली गई थी। इन्हें मेरा ख्याल नहीं आया था और ना ही इन्होंने मुझे फ़ोन करके इत्तला दी थी। मैं इन लड़कों की दरिंदगी का शिकार बन गई और किसी को खबर तक ना हुई। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर बाजी के घर का दरवाज़ा पार करके इनके घर पहुंची। बाजी इस वक्त डॉक्टर से अपने बेटे को दिखा कर आई थी। वो मुझे देखकर घबराई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो मेरे बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। देखिए बोली, मैं अपनी हालत अपनी बड़ी सी चादर में छुपा गई। बाजी ने मुझे घर भेज दिया। मैं घर आई तो बुखार में जलने लगी। मेरी वालदा को लगा इस मदरसे में अकेले होने की वजह से मैं बुरी तरह डर गई। इस रोज़ के बाद से मैं मदरसे में वापस नहीं गई। मैं किसी को नहीं बता पाई कि इस रात मदरसे में मेरे साथ क्या हुआ। वो रोते हुए बोली कि इन लड़कों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। तब मैंने इसे बताया कि वो 5 लड़के अपने अंजाम को पहुँच गए थे। तुम्हारे साथ गलत करने के बाद इन्होंने मदरसे से निकलने की कोशिश की तो वो वहीं मर गए, क्योंकि इस लड़की के साथ करने के बाद की वजह से इन्हें एड्स हो चुका था। इन 5 लाशों का मामला तो हल हो चुका था, मगर जिस लड़की का दुख हो रहा था, मैं अल्लाह ताला का इंसाफ भी देख चुका था कि कैसे इन 5 लोगों को इनके गुनाह की सज़ा अल्लाह ने दी, दुनिया में ही दे दी। वो मेरी जवानी में एड्स की वजह से मौत के मुंह में जा चुके थे।